हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट में भी दो बातें आती हैं इम्पॉर्टेंटली। पहली बात कि भाई टेस्ट करना है तो जब फील्ड पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंक्रीट वहाँ पर आप कंक्रीट मिक्स बनाकर उसका यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर सैंपल्स किस तरह से लिए जाने चाहिए, कितने सैंपल्स लिए जाने चाहिए। दूसरी बात आती है कि सैंपल्स लेने के बाद जो टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे आपके, आइदर ऑन द कंप्रेशन टेस्ट और फ्लेक्चरल टेस्ट, दोनों ही टेस्ट रिजल्ट्स के क्या क्राइटेरिया होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड। ये दोनों ही बातें इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहला पॉइंट जो यहाँ पर आप लोगों को सीखना है, दैट इज अबाउट द सैम्पलिंग, दैट इज अबाउट द सैम्पलिंग ऑफ द कॉन्क्रीट। ठीक है, तो सैम्पलिंग कैसे करनी है, ऑब्वियस सी बात है, हम फील्ड की बात कर रहे हैं। तो फील्ड पर सैम्पलिंग करने के लिए हमारा आईएस कोड बोलता है कि आपको मिनिमम कुछ नंबर ऑफ सैंपल्स लेने चाहिए, है ना। लेकिन सैंपल्स लेंगे कैसे? तो सबसे पहली बात आ जाती है कि भैया जो आपकी सैम्पलिंग होगी वो कैसी होगी? रैंडम सैम्पलिंग होगी। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि अगर लेट अस सपोज दिस इज द टोटल कॉन्क्रीट बैच दैट इज प्रेजेंट विद यू एट फील्ड, तो आप एक सैंपल हो सकता है यहाँ से ले लो, कहीं से यहाँ से ले लो, कभी यहाँ से ले लो, कभी यहाँ से ले लो, कभी यहाँ से ले लो, मतलब आपको अलग अलग लोकेशन से सैंपल्स उठाने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर जो आपको समझ में आना चाहिए वो क्या है कि भैया जो सैंपलिंग होगी वो कैसी होगी? दैट शुड बी रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, अब टेस्ट कौन सा करना है वो बात की बात है। वैसे मैं टेस्ट आपको बता चुका हूँ, है ना। कंप्रेशन टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। फ्लेक्चरल टेस्ट के बारे में बात करेंगे लेकिन वो अगले सेशन में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल फ्लेक्चरल टेस्ट को रहने देते हैं, सिर्फ कंप्रेशन टेस्ट पर अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं। तो पहली चीज़ क्लियर है कि रैंडम सैम्पलिंग आपको करनी है। अब सेकेंड बात आ जाती है दैट कि नंबर ऑफ सैंपल्स आपको कितने लेने चाहिए। नंबर ऑफ सैंपल्स आपको कितने लेने चाहिए, तो देखिए इसके लिए अगेन यहाँ पर आईएस कोड कुछ बोलता है। आईएस कोड क्या बोलता है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सैंपल्स कितना होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट आपके आईएस कोड का ही लगा दिया है। आई होप शायद आप लोग इजीली देख सकते हो। चलिए मैं इसको आपको पढ़कर बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पर आईएस कोड बोल रहा था, क्या बोलता है? that the minimum frequency of sampling of concrete of each grade shall be in accordance with the following। देखिए कोई भी ग्रेड का आपका कंक्रीट हो उसमें आपकी सैम्पलिंग इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्या बोलता है सबसे पहला? देखिए यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क बोल रहा है, मतलब कितना आप कंक्रीट यहाँ पर बना रहे हो इसके हिसाब से नंबर ऑफ सैंपल्स डिपेंड करेंगे। ज़्यादा अगर कंक्रीट होगा तो नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे। जैसे कि बोल रहा है कि अगर 1 to 5 आपका मीटर क्यूब में क्वांटिटी है तो आपको एक सैंपल लेना है। 6 to 15 में 2 सैंपल लेने हैं। 16 to 30 में आपको 3 सैंपल्स लेने हैं। 31 से 50 में 4 सैंपल्स लेने हैं। ठीक है, तो आपको 30 तक तो 3 ही सैंपल लेने हैं। 30 से ज़्यादा हो 50 तक आपको 4 सैंपल लेने हैं। इसके बाद 51 एंड अबोव में आपको 4 के अलावा एक और एडिशनल सैंपल लेना होगा फॉर ईच 50 मीटर क्यूब। अब इसको समझने के लिए चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। वैसे समझने वाले तो इतने में ही समझ गए होंगे, लेकिन लेट अस सपोज आपका जो कंक्रीट आप यहाँ पर कास्ट कर रहे हो, लेट अस सपोज 25 मीटर क्यूब है ना। तो 25 मीटर क्यूब कहाँ दिख रहा है आपको? 25 मीटर क्यूब आपको दिख रहा है यहाँ 16 से 30 के बीच में। कितने आप सैंपल्स लोगे? 3 सैंपल्स लोगे, 3 सैंपल्स। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा लेट अस सपोज आपका जो यहाँ पर सैंपल है जो कंक्रीट है, सॉरी, दैट इज 40 मीटर क्यूब है। तो 40 मीटर क्यूब के लिए क्या दिख रहा है? 31 से 50 दैट इज 4 सैंपल्स लोगे। कितने सैंपल्स लोगे? 4 सैंपल्स लोगे आप। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेट अस सपोज 60 मीटर क्यूब है आपका, तो 60 मीटर क्यूब क्या दिख रहा है सर? वो 51 एंड अबोव की बात है। तो 4 तो लेना ही है, प्लस 50 मीटर क्यूब के लिए आपको एक एक्स्ट्रा लेना है। दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल्स टू बी 4 प्लस 1 सैंपल।
ठीक है। इन द सेम वे लेट अस सपोज अगर 90 मीटर क्यूब है तो भी क्या करोगे आप, तो भी आप 4+1 ही लोगे। क्यों? क्योंकि 90 क्या है, 90 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी 50+40 ओनली। ठीक है, तो 50 से ज़्यादा नहीं हुआ अभी। ठीक है, एडिशन। इन द सेम वे लेट अस सपोज अगर आपका इवन 110 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो 110 मीटर क्यूब क्या है, 50, पहले 50, फिर 50, फिर 10। तो देखिए पहले 50 के लिए क्या बोला गया था, 4, दूसरे 50 के लिए क्या बोला है, 1, फिर उसके आगे कुछ एडिशनल अगर है तो एक और ले लेना है। सो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स क्या हो जाएंगे, 4+1+1 सैंपल्स। इन द सेम वे लेट अस सपोज अगर 220 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो 220 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 220 को पहला 50, फिर 50, फिर 50, फिर 50 और फिर 20, इस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। तो पहले 50 के लिए कितने नंबर ऑफ सैंपल्स लेने बोलो, 4, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर अगेन 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करते हो 220 मीटर क्यूब के लिए भी आपको कितने नंबर ऑफ सैंपल्स लेने हैं, यहाँ पर 8 सैंपल लेने हैं। और ये 220 से 250 तक सेम चलेगा, है ना। 220 से नहीं बल्कि 201 से लेकर 250 तक सेम चलेगा। तो आई होप शायद समझ में आ गया है नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लेने चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये कैलकुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अभी तो फिलहाल बहुत छोटी सी बात लग रही है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम में भी ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। तो लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं बनता ना तो हमारे लिए बात बड़ी हो जाती है। अभी थ्योरी पढ़ते पढ़ते अगर कोई चीज़ समझाई जा रही है, छोटी सी बात लग रही है, लेकिन वही सेम चीज़ जब एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ जाती है और नहीं बनता तो बात बड़ी लगती है कि अरे यार सर ने पढ़ाया नहीं था, अरे यार सर ने जो पढ़ाया था वो समझ में नहीं आया था। तो देखो ऐसी बातें एग्जाम में जाकर करने का कोई फायदा नहीं है ना। ना मुझे कोई नुकसान है ना आपको कोई फायदा है ना, कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का एग्जाम में जाने के बाद ये बातें करने का। बेटर है कि जब यहाँ पर मैं आपको कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो उसको विदाउट एनी जजमेंट, ये बिना ज़्यादा सोचे कि भैया ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आपको सीखना है। रीज़न इज़ दैट आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो भैया बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको मैं उतना ही कम पढ़ाऊँगा, है ना। जितना एग्ज़ाम में ज़्यादा आएगा उतना मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा, अगर कुछ एग्ज़ाम में कम आता है तो मैं उसको कम पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये बात का भरोसा आपको रखना पड़ेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई कि नंबर ऑफ सैंपल्स आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं। चलिए अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, क्या था देखिए, ध्यान से देखिएगा, नीचे नोट में कुछ लिखा है, at least one sample shall be taken from each shift where concrete is produced at continuous production unit such as a ready mixed concrete plant. Frequency of sampling may be agreed upon mutually by supplier and purchaser. अब क्या बोल रहा था यहाँ पर कि भाई जो मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स है मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स है, एक तो यहाँ पर टेबल से आपने देखकर सीख लिया, बट ये जो मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स है ये नंबर ऑफ शिफ्ट के एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर लेट अस सपोज इफ योर 30 मीटर क्यूब, इफ 30 मीटर क्यूब ऑफ concrete is prepared is prepared इन 2 शिफ्ट्स। लेट अस सपोज 2 शिफ्ट में आपने 30 मीटर क्यूब का कंक्रीट बनाया है, तो देखिए नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितनी है, 2 है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेबल क्या बोलता है कि भाई 30 तक आपको कितने नंबर ऑफ सैंपल्स लेने हैं, 3 लेने हैं। तो नंबर ऑफ शिफ्ट से कम नहीं होना चाहिए और इस टेबल की वैल्यू को भी कंसीडर करना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर आपने 2 शिफ्ट में 30 मीटर क्यूब बनाया है तो यहाँ पर आपको कितने सैंपल्स लेने पड़ेंगे, 3 सैंपल्स लेने पड़ेंगे। अच्छा सर शिफ्ट का क्या मतलब है, शिफ्ट का मतलब पड़ेगा अगर आपका कंक्रीट की क्वांटिटी ज़्यादा, लेट अस सपोज आपने 100 मीटर क्यूब का आपने 100 मीटर क्यूब का कंक्रीट बनाया, ठीक है, और एक शिफ्ट में लेट अस सपोज एक शिफ्ट में आप इस प्रिपेयर्ड इन 10 शिफ्ट्स, लेट अस सपोज 10 शिफ्ट्स में आपने कंक्रीट बनाया, छोटे छोटे बैचेस आपने यहाँ पर बनाए 10-10 मीटर क्यूब के,
और आपने यहाँ पर 10 शिफ्ट में काम किया है 100 मीटर क्यूब के कंक्रीट के लिए, तो भैया 10 शिफ्ट हो गई है ना। वैसे तो 100 मीटर क्यूब के लिए कितने होने चाहिए थे, 4 + 1 ओनली, मतलब 5 होने चाहिए थे। लेकिन भाई इसके लिए आप टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने ले लोगे, 10 सैंपल ले लोगे। भैया मिनिमम एक शिफ्ट का एक सैंपल तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताया। पहला पॉइंट क्या था यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए, कि भाई आप टेबल का क्राइटेरिया याद कर लो, है ना। ये याद रखना है, ये जो आपको पॉइंट है ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब चिपका दिया मैंने, आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे दिया तो भैया आपको इसको भूल जाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी बातें मैंने आपको बताई यहाँ पर इसको याद रखना, बिकॉज अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपको ये टेबल रेफर करा है अभी फिलहाल हमने, लेकिन एग्जाम में टेबल नहीं होगा तो सामने आपको याद होना चाहिए ये बातें, ठीक है। तो आई होप शायद बात समझ में आ गई है। नंबर ऑफ सैंपल्स यहाँ पर डिपेंड करेंगे, पहला कि टोटल क्वांटिटी कितनी है कंक्रीट की इस पर, और दूसरा ये इस पर डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने थे जिस पर आपने काम किया है ना। इसके अलावा यहाँ पर और लिखा है कि अगर कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, अगर कंटिन्यूस प्रोडक्शन है तो भैया फिर वहाँ पर सप्लायर और परचेजर के बीच में जो भी म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाएगा कि इतने नंबर ऑफ सैंपल्स लेंगे उस पर आप काम कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्राइटेरिया थे, लेकिन थर्ड जो क्राइटेरिया है म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला क्राइटेरिया, वो तो ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा और उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोल ही दिया है तो आपको फाइनली उसी को मानना है ना। लेकिन क्वेश्चन में ना बोला गया हो तभी तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बता दिया आपको तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है ना। तो सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया थे जो आपके लिए काम के हैं एज अ स्टूडेंट। अब सवाल ये आता है सर आपने सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद आप कौन सा वाला यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट अपनाते हो, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा क्या कि भाई पिछले सेशन में मैंने आपको बताया कि कंप्रेशन टेस्ट में आप स्ट्रेंथ निकालते हो, लेकिन कितने दिन की, आप हमेशा यूज करते हो 28 डेज की स्ट्रेंथ। तो याद रखना यहाँ पर दैट सैंपल्स आर टेस्टेड, samples are tested to get 28 days strength, to get 28 days strength of concrete, ठीक है। अच्छा ये तो हमारा आईएएस कोड बोलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि भैया फॉर्म वर्क जल्दी निकल जाए, है ना, 28 दिन पे नहीं, हम चाहते हैं कि भैया 14 दिन पे मैं फॉर्म वर्क निकाल लूंगा तो 14 दिन की स्ट्रेंथ मेरे को पता हो, कई बार 7 दिन की स्ट्रेंथ निकाली जाती है ना। तो अगर आपको कोई और ड्यूरेशन की स्ट्रेंथ भी निकालनी है तो उस ड्यूरेशन के लिए भी आपके पास अलग से सैंपल होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पर ध्यान रख लेना दैट इफ स्ट्रेंथ for if strength is required to be determined, is required to be determined for 3 days और 7 days और 14 डेज, जो कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि भी इसके लिए भी निकालते हैं हम लोग, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड है 28 दिन के लिए। तो भाई अगर इन दिनों के लिए भी निकालना है देन extra samples should be taken, then extra samples should be taken for such test, should be taken for such tests, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि भी एक्स्ट्रा सैंपल कब लेने चाहिए, जब आपको 28 दिन के अलावा भी कोई ड्यूरेशन की स्ट्रेंथ पता करनी है तो, ठीक है। अब ये बात क्लियर है कि भैया यहाँ पर अभी फिलहाल जो इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो आपने सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, वो कौन सी बात है, दैट इज द सैम्पलिंग, कि भी ये सैंपल्स कितने लेने हैं, ठीक है। सो दिस स्लाइड इज डेडिकेटेड ओनली फॉर द सैम्पलिंग ऑफ कंक्रीट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड जो है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट द एक्सेप्टेंस एंड एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिसिबिलिटी बोल दो या फिर वैलिडेशन बोल दो, तो ठीक है। अभी फिलहाल पहले वैलिडेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं। वैलिडेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि भाई हाँ जो आपने यहाँ पर सैंपल का टेस्ट लिया है क्या वो वैलिड है, ठीक है, क्या वो वैलिड है। अगर वैलिड होगा तभी तो भैया उस पर हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे उसको, ठीक है ना। तो अब वैलिड है कि नहीं, वैलिडेशन क्राइटेरिया बोल देते, वैलिडिटी क्राइटेरिया बोल देते, या फिर कई बार एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोल देते थे। यहाँ पर एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिख देता हूँ, एडमिसिबिलिटी
क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब ये एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि भैया आपको एक सैंपल का जो टेस्ट करोगे, एक सैंपल का मतलब कितने स्पेसिमेंस होंगे टोटल, 3 स्पेसिमेंस होंगे। ठीक है, और 3 स्पेसिमेंस का मतलब क्या है कि 3 रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट कि फाइनल जो रिपोर्टेड स्ट्रेंथ होगी, रिपोर्टेड स्ट्रेंथ कौन सी लोगे, रिपोर्टेड स्ट्रेंथ विल बी द एवरेज ऑफ 3 रिजल्ट्स, विल बी द एवरेज ऑफ 3 रिजल्ट्स। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भैया 3 स्पेसिमेन लोगे और तीनों ही स्पेसिमेंस का जो एवरेज आएगा उसको आप रिपोर्ट करोगे एज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। रिपोर्टेड स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल विल बी नथिंग बट दैट विल बी एवरेज ऑफ 3 रिजल्ट्स। भैया लेकिन रिपोर्ट करके क्या मैं उस एवरेज को वैलिड मानूंगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर डेविएशन कितना ज़्यादा है। क्या बोल रहा हूँ इसका मतलब, दैट individual specimen results should not vary more than 15% of 15% from the average, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, लेट अस सपोज कि भैया एक सैंपल है, ठीक है, एक सैंपल है, सैंपल 1। ठीक है, सैंपल 1 में जैसा मैंने आपको बोला 3 स्पेसिमेन थे, तो 3 स्पेसिमेंस की जो वैल्यूज आई है, लेट अस सपोज A1 A2 A3, ये 3 आई है। तो इनका जो एवरेज है, ठीक है, एफ एवरेज फॉर द फर्स्ट सैंपल क्या आएगा, दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 बाय 3। ये आ गया आपका एवरेज, है ना। इसको मैंने एफ एवरेज लिख ही दिया है। तो ध्यान रखना कि भैया एफ एवरेज से 15% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, एफ एवरेज प्लस और माइनस 15% ऑफ एफ एवरेज। इसी रेंज में आपके सारे के सारे जो A1 A2 A3 है वो लाई करने चाहिए। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को आप चाहो तो दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, दैट A1 A2 A3 should lie between। अब देखो जब मैं 15% बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि भैया अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो बचेगा सिर्फ 85% ऑफ एफ एवरेज, यस और नो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ शुड लाई बिटवीन 0.85 टाइम्स ऑफ एफ एवरेज एंड 15% एक्स्ट्रा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 1.15 टाइम्स ऑफ एफ एवरेज। क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में ही हमेशा लाई करना चाहिए आपका जो भी पर्टिकुलर टेस्ट रिजल्ट होगा वो। क्लियर है इतनी बात। और अगर ये लाई कर रहा है, इफ A1 A2 A3 are within the result, are within the range, then sample is considered to be valid, then sample is considered to be valid। ठीक है, वैलिड कंसीडर कर रहा है इसका मतलब क्या है, देखो अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चेक करा है कि डेविएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने वैल्यू चेक नहीं करी है। मैंने यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेंथ आनी चाहिए थी उसके बारे में तो बात ही नहीं करी अभी तक। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगा कि भैया जो यहाँ पर रिजल्ट आया आपका, क्या वो रिजल्ट आपकी टारगेटेड जो स्ट्रेंथ थी क्या उसके आसपास है, क्या उसकी स्ट्रेंथ एक्सेप्टेबल है। तो अब मैं बात करूँगा अबाउट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए चलिए यहाँ पर मूव करता हूँ टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आपको बात करनी है अबाउट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या बोलता है कि भैया चलो आपका जो सैंपल का रिजल्ट था वो मैंने वैलिड तो मान लिया, है ना, उसको मैंने एडमिट तो कर लिया अपने रिजल्ट्स में, अपनी स्टडी में, लेकिन जब मैं उसको स्टडी करूँगा तो स्टडी करके ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो मेरे FCK, क्या वो मेरे टारगेट स्ट्रेंथ के आसपास है, क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊंगा उस सैंपल को। अदरवाइज मुझे वो सैंपल वाला कॉन्क्रीट रिजेक्ट कर देना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आप यहाँ पर चेक करते हो अपना क्या, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो अब देखो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी अगेन क्या है, हमारे IAS कोड में मेंशन था। ठीक है, IAS कोड में मेंशन था।
अब देखो पहले जो यहाँ पर क्राइटेरिया था वो ये था, पहले क्राइटेरिया ये था, ठीक है, लेकिन ये अब आपको स्टडी नहीं करना है। देखो कहीं आपको अगर आपको बुक में ये मिल जाए तो आपको इसको स्टडी नहीं करना है, ये पुराना हो गया, ठीक है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड। तो क्या नहीं कंसिडर करना है ये भी बता दूं, अदरवाइज आप कहीं बुक में ये मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, क्योंकि इसका क्या आ गया, अमेंडमेंट आ चुका है, इसका क्या आ चुका है, अमेंडमेंट आ चुका है। तो अमेंडमेंट जो आया है वो ये है, ठीक है, जो अमेंडमेंट आया है वो ये है, ठीक है। अब जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ उसको मैं छोटा और छोटा कर देता हूँ, क्योंकि उसको आपको स्टडी करना ही नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना हो तब देख लेना भैया, अदरवाइज उसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। स्टडी किसको करना है, स्टडी इसको करना है, ठीक है। तो जो स्टडी करना है इसको थोड़ा बड़ा रखता हूँ, ठीक है, इसको आपको स्टडी नहीं करना। अब सुनेंगे ध्यान से, पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो आईएएस कोड की भाषा है वही समझ में आ जाए, है ना। हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, लेकिन पहले रीड कर लेते हैं इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले यहाँ पर टेबल नंबर 11 है ये, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस मतलब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड ग्रेड जो है वो एक ही है, पहले चेक करोगे तो एक M15 था और उसके बाद M20 एंड अबोव था, है ना। अब आपको सभी के सभी ग्रेड के लिए सेम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लगाना है। क्या बोलता है कि भाई ध्यान देना, सबसे पहले ऊपर मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स क्या होने चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन FCK प्लस 0.825 इंटू एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है आप राउंड ऑफ करोगे 0.5 तक, है ना। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि मीन ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग। चलिए मैं इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिखकर बता देता हूं। पहला क्राइटेरिया, ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया स्टार मार्क छोड़ो, पहला 1 लिख देता हूं या A लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं, दैट F average of four non-overlapping, ठीक है, results should be greater than or equals to FCK plus 0.825 times of sigma, ठीक है। अब ये चीज क्लियर है, ठीक है। या फिर यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि F एवरेज की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए FCK प्लस 3, ठीक है। अब 2 यहां पर दे दिए हैं, 2 दे दिए, इसका मतलब कि इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, ग्रेटर लिख देता हूं, ये लिखा भी है यहां पर, ये लिखा विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है। तो दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उससे ज्यादा होना चाहिए आपका F एवरेज, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ये ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है ये समझाता हूं, है ना। लेकिन ये समझाऊंगा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैं एग्जाम्पल आपको सामने दे दूंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। बट अभी फिलहाल यहाँ पर नॉन ओवरलैपिंग को इग्नोर करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते इस पर्टिकुलर टेबल में। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स मतलब क्या है कि F average of any individual sample should be greater than or equals to be FCK minus 3। दो बातें हैं, पहला 4 नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट्स का एवरेज, और दूसरा किसी भी एक इंडिविजुअल सैंपल का रिजल्ट। तो 2 बातें हैं यहाँ पर, दोनों बातों को मैंने A और B के तौर पे लिख तो दिया है, लेकिन हाँ बिल्कुल इसको समझना बाकी है, ठीक है, इसको समझना बाकी है। लेकिन उसको समझने के पहले इस टेबल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि टेबल में कुछ और भी लिखा है नीचे आईएएस कोड में, ठीक है। तो पहली चीज, 2 चीजें अभी 100% क्लियर नहीं हुई होगी क्योंकि एग्जाम्पल लेना बाकी है, ठीक है। एग्जाम्पल लूंगा मैं, लेकिन उसके पहले यहां पर थोड़ा और समझिए नोट में क्या लिखा है। इन द एब्सेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, द वैल्यूज ऑफ टेबल 8 मे बी एज्यूम्ड। मतलब अगर आपके पास ये सिग्मा की वैल्यू आप खुद कैलकुलेट नहीं कर पाए हो, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि अगर आपके पास 30 सैंपल से कम है तो आपको सिग्मा अपने आईएएस कोड से ही पहले क्या कर लेना है, उठा लेना है। वो वैल्यूज मैंने आपको पिछले सेशन में बताई थी, ठीक है, कि सिग्मा की वैल्यूज क्या लेनी है। अब
अगर आपके पास 30 से ज़्यादा सैंपल्स है तो फिर ऑब्वियस ही बात है, आप कैलकुलेटेड जो यहाँ पर आपके टेस्ट रिजल्ट से सिग्मा आएगा आपको वो ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। फॉर कॉन्क्रीट ऑफ क्वांटिटी अप टू 30 मीटर क्यूब where the number of samples to be taken is less than 4 as per the frequency of sampling, जो मैंने frequency of sampling इसके पहले बताई थी ना कि 30 से कम तक तो आपको 3 ही सैंपल लेने थे, है ना। तो अगर 3 से कम सैंपल है then the mean of test results of all such samples shall be less than FCK plus 4। ठीक है, लेकिन देखो ये जो क्राइटेरिया लिखा है ना, ये क्राइटेरिया, ये जो दोनों है, ये कब करते हैं? इफ नंबर ऑफ सैंपल्स इज मोर देन 4 is more than 4। ठीक है, अब इसी IS कोड में ये भी लिखा है कि अगर 30 मीटर क्यूब से कम है, मतलब अगर आपके नंबर ऑफ सैंपल्स, इफ नंबर ऑफ सैंपल्स इज लेस देन 4। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में यहां पर लिखा हुआ है दैट एफ एवरेज ऑफ ऑल दोज टेस्ट रिजल्ट्स जो भी आपके पास हैं, लेट अस सपोज आपके पास 3 सैंपल है, तो 3 सैंपल का आप यहां पर क्या करोगे? एफ एवरेज निकालोगे। इट शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू बी एफ सी के प्लस 4। ठीक है, लेकिन ये हमारे एवरेज की बात आ गई। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, एफ ऑफ एनी इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी एफ सी के माइनस 2। ठीक है, तो ये चीज यहां पर लिख दिया। ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शैल बी एफ सी के माइनस 2। ठीक है, जबकि यहां पर क्या था? एफ सी के माइनस 3। इधर क्या था? एफ सी के प्लस 0.2825 सिग्मा और एफ सी के प्लस 3। ठीक है, लेकिन ये कब लेना ऊपर वाला? जब आपके नंबर ऑफ सैंपल्स क्या है? 4 या उससे ज़्यादा है। अगर 4 से कम है तो आपको ये लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं अलग बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये अलग अलग बॉक्स के तौर पे ही याद रख लो। ठीक है, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, तो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो 2 अभी तक केसेस मैंने आपको बताए हैं। पहला केस क्या बता दिया कि अगर नंबर ऑफ सैंपल 4 से ज़्यादा है तो। दूसरा मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि अगर लेट अस सपोज नंबर ऑफ सैंपल्स क्या है आपके जो है वो 4 से कम है तो। ठीक है, लेकिन आगे अभी और बाकी है। देखो, however when the number of samples is only 1, अगर लेट अस सपोज नंबर ऑफ सैंपल कितना है? 1 है। इफ नंबर ऑफ सैंपल इज 1, ओनली 1, तो भैया क्या एवरेज निकालोगे? उस केस में तो इंडिविजुअल ही आएगा, है ना। तो उस केस में जो भी इंडिविजुअल वैल्यू आएगी वो आपके एफ सी के प्लस 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल 3 केसेस आ गए। ठीक है, पहला केस क्या आया? पहला केस आया है आपका कि भैया अगर आपके नंबर ऑफ सैंपल्स क्या है? 4 से ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल 3, पहला, दूसरा केस और तीसरा केस, तीनों के लिए ही वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। अब देखो, तीनों के लिए ही अलग अलग आपके एग्जाम्पल बन सकते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या बन सकता है? जिसमें नंबर ऑफ सैंपल्स 4 से ज़्यादा है तो आप पहला वाला क्राइटेरिया देखोगे। अगर नंबर ऑफ सैंपल्स आपके 4 से कम है तो आप सेकंड क्राइटेरिया देखोगे। 1 है अगर नंबर ऑफ सैंपल तो आप थर्ड क्राइटेरिया चेक करोगे। याद तीनों ही होने चाहिए, याद तीनों ही होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझिएगा जरा। क्या छोटी सी बात क्या है कि ये जब आप एवरेज ले रहे हो ना तो उसमें प्लस कर रहे हो, और जब इंडिविजुअल कोई टेस्ट रिजल्ट ले रहे हो तो माइनस कर रहे हो। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं जरा। यहाँ पर मैंने आपको एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ बताया था, याद होगा आपको। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ बताया था, इस तरफ लिखा था अपन ने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये पिछले सेशन में ही बताया था मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और इस तरफ था आपका स्ट्रेंथ। ठीक है, अब जो ग्राफ बना था वो कुछ इस तरह का बना था, है ना। लेकिन देखो भैया, सबसे पहली चीज
ऐसा ग्राफ अगर बन रहा है इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपके टेस्ट रिजल्ट्स है वो वैरी कर रहे थे। पहली चीज तो वैरी कर रहे थे, ये चीज तो क्लियर है ना, वैरी कर रहे थे। लेकिन ये वेरिएशन, ऐसा वेरिएशन कैसा वेरिएशन कहलाता है? सच वेरिएशन इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे वेरिएशन को क्या बुलाया जाता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बुलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और भी पढ़ते हैं क्या? देखो भी, पहली चीज तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो पढ़ते ही हो, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा आप पढ़ते हो जैसे आरसीसी में पढ़ लिया हमने यहाँ पर। तीसरा, आप लोग इसी सेम चीज को पढ़ते हैं अपने सीपीएम पार्ट में। कोई भी प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट होगा कि नहीं, उसके क्या चांसेस हैं, इसके लिए भी आप सीपीएम पार्ट में पढ़ते हो। चौथा, इसके अलावा आप जब हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हो फ्लड डिस्चार्ज एस्टिमेशन, तो उसमें भी आप सेम चीज पढ़ते हो। फ्लड डिस्चार्ज एस्टिमेशन में ए बी के तौर पे आता है ये, है ना, तब भी वहां पर ये पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? तो भैया हमने यहाँ पर एक रिजल्ट लिखा था, याद होगा, दैट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ शुड बी इक्वल्स टू बी एफ सी के प्लस के टाइम्स ऑफ सिग्मा। ठीक है। के डिपेंड करेगा कि भैया परसेंटेज इन द डेफिनेशन कितना दिया गया है। ठीक है, मतलब कितने परसेंट सैंपल्स के फेल होने के चांसेस हैं, है ना, कितने परसेंट रिजल्ट्स जो है उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम आने के चांसेस है, जिसको अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन 5% लिया गया था, है ना। लेकिन इसी परसेंट को आप क्या बोल देते हो? एज द रिस्क। क्या बोल देते हो? 5% का रिस्क है ना। या फिर इसी को कई बार क्या बोल देते हो? एज द टॉलरेंस लिमिट, एज द टॉलरेंस लिमिट। अब एक बात समझिएगा जरा, अब एक बात समझिएगा कि जब भी आपको डिजाइनिंग करनी होती है कंक्रीट मिक्स की, ठीक है, डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स किया जाए अगर, तो आप वहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चाहिए, क्या उसी के लिए डिजाइन करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सर जिसके लिए डिजाइन करा, ऑब्वियस ही बात है, चांसेस है कि उससे कम रिजल्ट आ जाए, और आपको तो भैया 5% से 5% ही उससे कम होने चाहिए। इसीलिए हम हमेशा ही जब डिजाइन करते हैं कंक्रीट मिक्स को, उसको किसके लिए करते हैं? मीन स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। हमेशा ही हम लोग जो डिजाइन करते हैं कंक्रीट मिक्स को, उसके लिए उसको किसके लिए करते हैं डिजाइन? मीन स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। जब टारगेट बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि जब आप कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हो तो उसमें टारगेट ही यही होती है आपकी। ठीक है, अब समझिए जरा, एफसी के मतलब एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे 5% से ज़्यादा रिजल्ट्स कम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब कि एफसी के कहीं यहाँ कहीं आएगी, है ना। सो दिस इज योर एफसी के। अच्छा, बीच में सेंटर पे क्या आएगा? सेंटर पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी ऑफ योर एफ मीन। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, एफ सी के चाहिए तो आप डिज़ाइन इसके लिए ना करते हो। डिज़ाइन किसके लिए करते हो? डिज़ाइन आप लोग करते हो फॉर योर एफ मीन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, एफ मीन ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसी के लिए डिज़ाइन करते हैं ताकि एटलीस्ट ये तो मिल ही जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि एफ सी से के कम वैल्यू कितनी होंगी, तो भैया ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये कितना होगा? ये सिर्फ और सिर्फ 5% होगा। दिस इज ओनली 5%। अच्छा, जैसा कि मैंने बोला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि आधा पोर्शन लेफ्ट में होगा, आधा पोर्शन राइट में होगा, है ना। इसका मतलब अगर मैं राइट वाला पोर्शन देखूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये पोर्शन कितना होगा? दिस विल बी ओनली 50%। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये पूछता हूं आपको, छोटे छोटे से सवाल है जो आपको कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं, दैट टेस्ट रिजल्ट्स मोर देन एफ एम कितने होंगे? एफ एम से ज्यादा कितने टेस्ट रिजल्ट्स हो सकते हैं? तो जो कि मैंने यहाँ पर ग्रीन से इंडिकेट करा, ये पोर्शन कितना है? 50%। तो 50% ऐसे रिजल्ट्स होंगे जिनकी वैल्यू एफ एम से ज्यादा आएगी। इन द सेम वे अगर मैं पूछता हूं कि भैया कितने टेस्ट रिजल्ट्स होंगे दैट आर लेस देन एफ एम, दैट आर लेस देन एफ एम, तो अगेन ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 50%। इन द सेम वे अगर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट आर द नंबर ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स लेस देन एफ सी के, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से सवाल आ सकते हैं आपको एग्जाम में। एफ सी के से कम वाले कितने होंगे? तो एफ सी के से कम वाले होंगे सिर्फ 5%।
ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 5% अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन। इन द सेम वे अगर पूछ लिया जाए कि भैया व्हाट आर द नंबर ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स दैट आर मोर देन एफ सी के, तो कितना आ जाएगा, एफ सी के से ज़्यादा वाले कितने हो जाएंगे, बचे हुए 95%। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो आई होप शायद क्लियर है यहाँ पर बात। अच्छा, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि भाई इस एफ एम को ही कई बार हम लोग एक्स बार लिख देते हैं या फिर म्यू लिख देते हैं, इससे जितना हम लोग दूर जाएंगे, है ना, वो दूरी को हम लोग यहाँ पर इंडिकेट करते इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इन द मल्टीपल ऑफ सिग्मा। तो लेट अस सपोज ये सिग्मा है, ठीक है ना, इन द सेम वे 2 सिग्मा आ जाएगा यहाँ से डिस्टेंस, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर 2 सिग्मा भी आएगा, ठीक है ना। तो यही एक्चुअली आप लोग यूज करते हो इन योर सीपीएम पार्ट, ठीक है, ये आप लोग यूज करते हो इन द सीपीएम पार्ट। अब ये जो टॉलरेंस लिमिट मैंने आपको बोली 5%, इसी के बेसिस पे क्या होती है आपकी जो यहाँ पर के की वैल्यू है, के की वैल्यू भी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सेम वैल्यू ऑफ टॉलरेंस लिमिट। तो जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बोला था कि टॉलरेंस लिमिट अगर लेट अस सपोज ये टॉलरेंस लिमिट है और ये वैल्यू ऑफ के है, तो जैसा मैंने आपको बोला था 5% की टॉलरेंस लिमिट हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं और उसके लिए के की वैल्यू क्या आती है 1.65, ठीक है, एंड 10% के लिए वैल्यू कितनी आती है, तो 10% के लिए वैल्यू आती है 1.29, 20% के लिए वैल्यू कितनी आती है, दैट इज 0.85, और ऑब्वियसली बात है 50% के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो 50% मतलब यहाँ 50% मतलब एफ एम पर अगर आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको एक्स बार में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मतलब सिग्मा का कितना मल्टीपल यहाँ पर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, 0, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी के की 0। इन द सेम वे अगर लेट अस सपोज मेरे को पूछ लिया जाता कि भैया 2.5% के लिए, तो 2.5% के लिए वैल्यू कितनी होती आती है 1.96, ठीक है, 1% के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाती है, दैट इज 2.33, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि भैया 2 सिग्मा वाली जो ये जो 2 सिग्मा यहाँ पर मैंने लिखा था, ये 2 सिग्मा वाला डिस्टेंस कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, तो दिस इज योर 2 सिग्मा, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर है, ये डायग्राम ये ग्राफ आप लोगों को पता था पहले से, लेकिन अब एक बात जो हमने यहाँ पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में चेक करा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में हमने क्या चेक करा, यहाँ पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में हमने चेक करा कि अगर मैं 4 या उससे ज़्यादा वाला केस लेता हूँ तो मैंने क्या बोला कि एफ मीन और एफ एवरेज ऑफ 4 ओवर नॉन ओवरलैपिंग रिजल्ट्स should be greater than or equals to be FCK plus 0.825 times of sigma और FCK plus 3। देखिए, जब एवरेज निकाला 4 रिजल्ट्स का, तो 4 रिजल्ट्स का एवरेज तो ऑब्वियसली बात है FCK से ज़्यादा आना चाहिए, है ना। तो अगर ज़्यादा आना चाहिए तो भैया कितना ज़्यादा आना चाहिए, देखिए यहाँ अगर FCK है तो इससे ज़्यादा, ये टोटल डिस्टेंस कितना था, ये टोटल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस लाल से लिख देता हूँ, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज 1.65 सिग्मा, है ना। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया आपने 4 रिजल्ट्स का एवरेज निकाला तो वो एवरेज रिजल्ट कहाँ आना चाहिए था, ऑब्वियसली बात है सर वो FCK से तो ज़्यादा ही आना चाहिए था, तो वो हम यहाँ पर इधर कहीं लिख देते हैं, इतना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए क्या, एफ एवरेज ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग रिजल्ट्स, ठीक है। बट अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, कोई भी एक इंडिविजुअल रिजल्ट की बात कर रहा हूं, तो इंडिविजुअल रिजल्ट ऑब्वियसली बात है FCK से कम हो सकता है ना। तो इंडिविजुअल रिजल्ट क्या बोला गया था, दैट इंडिविजुअल रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी FCK -3, मतलब कि यहां अगर आप चेक करते हो तो यहां कहीं आ सकता है आपका F इंडिविजुअल जो है वो इस वैल्यू से तो ज़्यादा ही आना चाहिए, मतलब कोई भी रिजल्ट जो है वो इस रिजल्ट से तो ज़्यादा ही आना चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट कितना है, तो FCK से 3 छोटा है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो भी इसी पर्टिकुलर ग्राफ पे बेस्ड था, है ना। तो कुछ अलग नहीं है ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, बट हाँ इसको अगर आप ग्राफ से रिलेट करके समझते हो तो ज़्यादा बेहतर रूप से आप समझ पाओगे और याद रख पाओगे। अब इसी को और बेहतर रूप से समझने के लिए एग्जाम्पल लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे।
अगले सेशन में। सेशन लंबा नहीं करूँगा इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, और बेहतर रूप से समझना है तो अगले सेशन को जरूर फॉलो करना। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चंस लेकर इन सभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को समझने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।